सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कहने का मतलब यह है कि यार जिंदगी में कभी किसी अपनों के साथ विश्वासघात मत करना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 13 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी और साथ में मेरी तरफ से गिफ्ट है। आप पूरा 2020 का जितना भी मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है जनवरी से लगाए दिसंबर तक का, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहां पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल खिताब किसने जीता है। तो देखिए कोपा अमेरिका 2021 का जो फुटबॉल खिताब है इसको जीता है अर्जेंटीना ने। देखिए हर साल जब भी ये प्रतियोगिता होती है तो पूरे वर्ष भर इस प्रतियोगिता के बारे में इसके विनर का नाम पूछा जाता है और जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं मैं उसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए भी हाल ही में जो आपका अर्जेंटीना है इसने फाइनल मुकाबला जो हुआ था कोपा अमेरिका 2021 का, तो इसके फाइनल मुकाबले में ब्राजील को 1-0 से हराकर 28 साल बाद कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। देखिए जो आपका अर्जेंटीना इसने आखिरी बार 1993 में मैक्सिको को हराकर जो है कोपा अमेरिका का खिताब जीता था। और आपको बता दूं 2021 का जो कोपा अमेरिका वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप था तो ये इसका 47वां संस्करण था। तो इन 3 लाइनों में वो सारे फैक्ट हैं जिनमें से सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। मोस्टली एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि कोपा अमेरिका 2021 का विनर कौन है, तो ये अर्जेंटीना है। दूसरा ये पूछा सकता है कि इसने किसको हराकर ये खिताब जीता है, तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराकर जो है 28 सालों बाद ये जो आपका कोपा अमेरिका का खिताब है इसको जीता है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर ने किस व्यक्ति को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए बिहाली में जो आपका ट्विटर है इसने बिहाली में विनय प्रकाश जी को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया है। और देखिए इससे पहले ट्विटर ने जो है भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट किया था, कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल की को जो है, ठीक है, मतलब कैलिफोर्निया के जो निवासी हैं जेरेमी केसल इनको अपॉइंट किया था भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में। लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा था कि जो आपका भारत में शिकायत अधिकारी अपॉइंट होगा वो भारत का ही निवासी होना चाहिए। तो इसीलिए विनय प्रकाश की मतलब नियुक्ति की गई है भारत के लिए नए निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में, यानी कि रीजनल शिकायत अधिकारी बोला जा सकता है इसको। और देखिए ट्विटर कंपनी की बात कर लें। देखिए ट्विटर एक अमेरिकी कंपनी है, आप सभी को पता होगा। और ट्विटर के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक और सीईओ हैं जैक डार्सी। और इसका गठन हुआ था 21 मार्च 2006 को और ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। और तीसरा प्रश्न कि पोलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी। देखिए राजदूतों की जो लिस्ट होती है उसको अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि देखिए हर महीने कहीं ना कहीं कोई अपॉइंट होता है, कोई रिटायर होता है, किसी कार्यकाल खत्म होता है। तो पोलैंड में भी बात करें तो नगमा मलिक को जो है भारत का नया राजदूत बनाया गया है। एक आप देखिए अपने नोटबुक में पेज बनाइए, उसमें जो एक पेज पे जो है सारे जितने मैं बताते रहता हूँ कौन जो है कहाँ का एम्बेसडर यानी कि राजदूत बनाया गया है उसको नोट करते रहिए। और साथ में देखिए अलग अलग पेजेस पे जैसे मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हो रही है, जैसे कोपा अमेरिका मैंने बताया, तो कोपा अमेरिका का विनर कौन रहा, या फिर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का विनर कौन रहा, इसको वन लाइनर के रूप में ऐसे नोट करते रहिए। तो इससे आपको एग्जाम में जो है क्या होगा, रिवीजन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो पोलैंड में भारत की नई राजदूत नगमा मलिक बनी है। नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत होंगी। और आपको बता दूं नगमा मलिक जो है ये 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर रही थी। पोलैंड की बात की जाए तो पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल है इसकी वारसा, करेंसी है पोलिश ज्लोटी और पोलैंड की जनसंख्या है 3.8 करोड़। और पोलैंड जो है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एंड्रेज डूडा। चौथा प्रश्न है कि बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने जो है अभी हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। देखिए क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, पहला होता है टेस्ट फॉर्मेट, दूसरा होता है वनडे और तीसरा आपका आ गया एक नया T20, ठीक है। तो जो इसमें टेस्ट फॉर्मेट है तो टेस्ट फॉर्मेट यानी कि टेस्ट मैचेज अब नहीं खेलेंगे। महमूदुल्लाह किस क्रिकेटर हैं, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। और ये जो है आपको बता दूं अब तक टेस्ट मैच में जो है कुल 2914 रन बना चुके हैं।
टेस्ट क्रिकेट में इनके नाम 5 शतक हैं, 16 अर्धशतक दर्ज हैं। और ये जो आपके महमूदुल्लाह हैं, इसके अलावा इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 43 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश के जो महमूदुल्लाह हैं, इन्होंने क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ये वनडे मैच और T20 मैच खेलते रहेंगे। और पांचवा प्रश्न है कि यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता। तो देखिए, यूरो कप 2020 का जो खिताब है इसको जीता है इटली ने। देखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने पेज में, यूरो कप का विनर कौन है। देखिए, ये प्रतियोगिता पिछले साल ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। आपको बता दूं, जो आपका इटली है, इसने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। और इसे जो है मतलब पहले जो इटली है, इसने 1968 में ये खिताब जीता था। यानी कि 1968 में पहली बार इटली ने यूरो कप जीता था और दूसरी बार 2021 में जीता है 2020 वाला ये कप। ठीक है, और देखिए, यूरो 2020 का जो फाइनल मैच था, इसमें इटली की टीम ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराया था। देखिए, यूरो कप 2020 का जो रिजल्ट है किससे आउट हुआ, ये पेनाल्टी शूट आउट से निकला, इसको जरूर याद रखिएगा। और जो आपका यूरो कप 2020 है, तो देखिए इसको जो आपका ये चैंपियनशिप है, इसका विनर कौन रहा इस साल रहा इटली। ठीक है, तो इटली की नेशनल फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2020 को जीता है। और ये खेला कहाँ गया था, यूरोप में, और ये खेला गया था 11 जून 2021 से 11 जुलाई 2021 तक। इसमें टोटल 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और छठवां प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस वाला प्रश्न मैंने कल भी बताया था, लेकिन वहाँ पे न्यूज़पेपर में इसकी थीम अपडेट नहीं थी, तो मैं थीम को अपडेट कर देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, तो थीम क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये विश्व जनसंख्या दिवस है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो इस दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। और ये जो है 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे में जो है जनहित से प्रेरित था। और इस तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। ठीक है, और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, ये अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार थे माधव मोघे। देखिए, माधव मोघे जो है ये सोली के ठाकुर की तरह दिखते थे, अपना गेटअप इन्होंने वैसा ही बनाया था। और माधव जो जो आपके माधव मोघे, इन्होंने पार्टनर फिल्म, दामिनी, घातक, मैंने प्यार क्यों किया जैसी बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया था। आपको बता दूं, माधव जो है ये खास तौर पर संजीव कुमार, देखिए संजीव कुमार कौन थे, जो आपने शोले फिल्म देखा था उसमें जो ठाकुर का रोल था ये संजीव कुमार ने किया था। तो इन्हीं की मिमिक्री करने के लिए जाने जाते थे और कई सारे शोज में जो है ये ठाकुर की मिमिक्री करते रहते थे। ठीक है, तो माधव मोघे जो है कौन थे, अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार थे, इनका निधन हो गया है। आठवां की विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। देखिए, एक और चैंपियनशिप आ गई और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप जो है इसके विनर हैं इस बार समीर बनर्जी। समीर बनर्जी जो है ये भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और समीर बनर्जी ने अभी हाल ही में नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब जीता है। और इन्होंने फाइनल मुकाबले में अमेरिका के विक्टर लीरो को 7-5, 6-3 से हराया था। तो जो आपका विंबलडन पुरुष चैंपियनशिप था, जूनियर पुरुष चैंपियनशिप, इसको कौन जीते हैं, समीर बनर्जी। नवा है कि द रामायण आप श्री गुरु गोविंद जी पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, द रामायण आप श्री गुरु गोविंद जी पुस्तक को लिखा है बलजीत कौर ने। और आपको बता दूं, बलजीत कौर जो है इनकी एक बेटी है जिनका नाम है KTS तुलसी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो देखिए, KTS तुलसी ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी दिवंगत मां बलजीत कौर की लिखी जो पुस्तक है द रामायण आप श्री गुरु गोविंद जी, तो इसकी पहली कॉपी अभी हाल ही में ये पब्लिश हुई थी ये पुस्तक। ठीक है, तो इसकी जो पहली कॉपी इन्होंने PM मोदी को समर्पित किया। और 10वां प्रश्न है कि इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए, जो आपका इथियोपिया देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री अभी अहमद बने हैं। लेकिन नए क्या, ये पुराने वाले ही हैं। ये जो है पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री बने थे और इस बार इनका ये दूसरा कार्यकाल होगा, यानी कि एक बार फिर से जो है इथियोपिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं अभी अहमद। इथियोपिया की बात करें तो देखिए, इथियोपिया जो है आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, कैपिटल है अदीस अबाबा,
करेंसी यहाँ की है इथियोपियन बिर, और इथियोपिया जो है यहाँ की पॉपुलेशन है 11.21 करोड़। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति हैं सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, यहाँ पे इनकी फोटो लगी है। ये एक जो है हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं जो कि अपने भोजन अभियान हंगर हैज़ नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं। और आपको बता दूं हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के एक शीर्ष पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अभी हाल ही में सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को जो है, जो कि हैदराबाद के एक हंगर कार्यकर्ता हैं, इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। और 12वां प्रश्न की हाल ही में डॉक्टर पी.के. वारियर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए डॉक्टर पी.के. वारियर भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य थे वर्तमान में। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, देखिए ये केरल के निवासी थे और ये भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्यों में शुमार हैं डॉक्टर पी.के. वारियर। तो शनिवार को इनका निधन हो गया है केरल के कोट्टाकल में इनके घर पर। और देखिए जो आपके डॉक्टर पी.के. वारियर हैं ये आर्य वैद्यशाला के मुख्य चिकित्सक और मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे। और जो आपकी ये आर्य वैद्यशाला है देखिए इसकी ब्रांचेज पूरे भारत में है, ठीक है। जिसे आपने डॉक्टर बतराज की क्लिनिक देखी होगी तो उसका पूरा ब्रांच मतलब पूरे भारत में उसकी ब्रांचेज हैं। और डॉक्टर वारियर जो है देखिए इनको 1999 में पद्मश्री दिया गया था, 2010 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इनकी एक आत्मकथा भी थी जिसका नाम था स्मृति पर्वम, ठीक है। तो स्मृति पर्वत को जो है 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग बहुत खुराफाती हो जाता है, वो प्रश्नों को घुमा घुमा के पूछता है किसी व्यक्ति के बारे में, अगर वो व्यक्ति बहुत पॉपुलर है तो जो आपके डॉक्टर पी.के. वारियर हैं ये भी काफ़ी पॉपुलर थे। और इनकी जो है आर्य वैद्यशाला का ब्रांच याद रखिएगा पूरे भारत में था। और साथ में इनका जो आत्मकथा था स्मृति पर्वम, इसको जो है 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। यानी कि इनकी आत्मकथा स्मृति पर्वम के लिए इनको 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 13वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल का गठन किया? तो देखिए हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जितने भी डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं यानी कि घरेलू खिलाड़ी हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलू हैं, ठीक है, उनके मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए टोटल 7 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। इस 7 सदस्यीय कार्यदल में रोहन जेटली पहले स्थान पर हैं। तो रोहन जेटली को जो है इसमें उत्तरी क्षेत्र के लिए जो है कमान दिया गया है। साथ में मध्य क्षेत्र के लिए युद्धवीर सिंह, पश्चिमी क्षेत्र के लिए जयदेव शाह और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए देवजीत सैकिया, भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए अभिषेक डालमिया और भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लिए संतोष मेनन और भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लिए ही मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन 7 को अपॉइंट किया गया है। ये 7 अपने अपने देखिए ये रीजन है भारत का, जो मान लीजिए भारत का मैप एक तरीके से आउटलाइन देखा जाए तो इसमें ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, इन सभी के लिए 7 क्षेत्रों के लिए इन 7 को अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो ये 7 लोगों का ग्रुप होगा ये करेगा क्या? ये मुख्य रूप से फोकस करेगा पिछले सीजन के डोमेस्टिक खिलाड़ियों के पारिश्रमिक पर, ठीक है, जिसमें कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। यानी कि मान लीजिए अगर कोई टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है तो उस टूर्नामेंट में अगर जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले थे, देखिए कोई खिलाड़ी अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसको कुछ मेहनताना यानी कि पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन कोरोना कारण ये टूर्नामेंट हुआ ही नहीं तो उनको पारिश्रमिक मिला ही नहीं। बेचारों का जीवन जो है थोड़ा सा दुखमय हो गया होगा, क्योंकि देखिए अगर पैसा नहीं है आज के ज़माने में, ठीक है, तो आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो खिलाड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा है, उनको न्यूट्रिशन लेना होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए खर्चा बहुत लगता है। तो ये टीम क्या करेगी, उनको जो है उनका हक दिलाएगी। 14वां की हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो देखिए भारत का जो पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी सुविधा संयंत्र है ये नागपुर में स्थापित किया गया है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और देखिए ये संयंत्र जो आपका है ये आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता कंपनी वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह के द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास कैंपीटी रोड पर स्थापित किया गया है।
और आपको बता दूं ये जो है एक बार जब चालू हो जाएगा उसके बाद नागपुर में ये एलएनजी फिलिंग स्टेशन व्यावसायिक आधार पर संचालित होने वाला पहला संयंत्र होगा। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में यह रखेगा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो कि भारत का पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र होगा। और 15वां प्रश्न की हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की स्थापना किस राज्य में की गई। देखिए क्रिप्टो गेमर्स शब्द जो है ये बहुत ही एक यूनिक और पॉपुलर शब्द है। बायोलॉजी के जितने भी छात्र हैं सबको पता होगा क्रिप्टो गेमिंग प्लांट क्या होते हैं। देखिए इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है जितने भी क्रिप्टो गेमर्स प्लांट होते हैं। और इनमें आपके एल्गी फंजाई और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स वगैरह तो ये आते हैं। देखिए क्रिप्टो गेम उन पादपों को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणु यानी कि स्पोर्स की सहायता से होता है। और ग्रीक भाषा में क्रिप्टोस का अर्थ क्या है, क्रिप्टोस का अर्थ है गुप्त और गैमिन का अर्थ है विवाह, यानी कि गुप्त विवाह करना होता है क्रिप्टो गेमस का मतलब ये ग्रीक भाषा में मतलब। अर्थात क्रिप्टो गेम पादप जो होते हैं उनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है, ये गुप्त रूप से जो है मान लीजिए ये आपका फंगस है, फंगस का ये माइसीलियम होता है, ठीक है, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो इसमें जो है मेल स्पोर फीमेल स्पोर बनते हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्पोर्स होते हैं फर्टिलाइज होने के बाद फिर वो क्या करते हैं नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है क्रिप्टोगैमस प्लांट्स में। तो अभी हाल ही में भारत का जो पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून के देवबंद क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ, ठीक है। और ये भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान होगा। ये उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और ये जो है उत्तराखंड के देहरादून के देवबन के चक्राता कस्बे में स्थापित किया गया है। और इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल के द्वारा हाल ही में किया गया। 16वां तथा आखिरी प्रश्न है कि विश्व मलाला दिवस की स्थिति को मनाता है। देखिए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि हम विश्व मलाला दिवस मनाएंगे। मलाला कौन है, देखिए मलाला यूसुफजई एक लेडी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं और बच्चों के हक के लिए लड़ती हैं। ये पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए इन पर जो है 2012 में एक आतंकी हमला हुआ था तालिबानियों के द्वारा, तो उसके बाद ये बच गई। उसके बाद इन्होंने फिर भी जो है देखिए ये महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही थी। इस्लाम में कई कट्टर देश ऐसे हैं कहते हैं महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देंगे, उनको हम बुरखे में रखेंगे, उनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं देंगे। तो इन्हीं सब चीज़ के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और तालिबानियों ने कहा कि ये इस्लामिक महिलाओं को भड़का रही हैं, इनको जान से टपका दो। तो उनको टपकाने के चक्कर में तालिबान तो कुछ नहीं मतलब इनका उखाड़ पाया, ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गई। और उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हो गई। और इन्होंने अभी भी जो है मुहिम छेड़ी हुई है, ये महिलाओं की शिक्षा के लिए बात कर रही हैं, किशोरियों की शिक्षा के लिए, ठीक है। तो 12 जुलाई को इसलिए विश्व मलाला दिवस यानी कि वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र ने इनके सम्मान में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है बताइए। और वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि हाल ही में किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है बताइए। देखिए ये रिपोर्ट जो है बहुत खास थी, कल मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा, वहां से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्र राज्य कानून यानी कि नेशनल स्टेट लॉ जो हाल ही में खबरों में था ये किस देश से संबंधित है बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा ये किस देश से संबंधित है बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्टरों की। क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको मनाते हैं हम 10 जुलाई को। और दूसरा था कि हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ का समझौता किया है, तो देखिए ये अमाउंट है 499 करोड़। और तीसरा था कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 किसने जीता है, तो इसको जीता है जैला एवानगार्डे ने। और चौथा था कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है, तो इसको ये व्यक्ति आपके हैं मनु साहनी। और पांचवा था कि हाल ही में किसे दोबारा फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है,
तो देखिए इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।